हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम 19th ऑफ जून के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज का इंपॉर्टेंट डे, देन हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड्स हैं उनको हम देखेंगे, फिर हमारे नेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनको हम देखेंगे। वीडियो के एंड में कई सारे रिविजन क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा मैंने 2 इंपॉर्टेंट वीडियोज अपलोड किए थे। कौन कौन से? तो एक है 9 से लेकर 15 ऑफ जून। इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो हमने वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है वो अपलोड कर दिया है, और बैंकिंग अवेयरनेस या बैंकिंग का जो वीकली सेशन है वो भी अपलोड कर दिया है। आई होप आपने देख लिया होगा एंड पीडीएफ भी शेयर कर दी है मेरे टेलीग्राम पे। अगर अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो सिंपली आप सर्च कीजिए पूजा जैन CA 247 और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से इजिली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल, ठीक है। अब आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने वाले, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, विच इज INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी सेशंस होते हैं, इंपॉर्टेंट सेशन जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं विद MCQ। आज हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। ओके, 4 PM तक मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगी तो आप इसे देख सकते हैं। डन इतनी चीजें। सो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। सबसे पहले बात करेंगे आज का इंपॉर्टेंट डे। सो आज हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड सिकिल सेल अवेयरनेस डे। ओके, अभी सिकिल सेल क्या होता है? तो आप लोग ने RBC के बारे में तो सुना होगा, रेड ब्लड सेल। और जो हमारी RBC होती हैं वो जनरली स्पेयर या फिर आप कह सकते हैं कि गोलाकार या फिर आप कह सकते हो कि राउंड शेप में होती हैं, जिसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगर यहाँ पर RBC का जो शेप है वो डी शेप हो जाए, वो डिफ्रेम हो जाए और इस तरीके से हंसिए की तरह या सिकल के शेप में हो जाए तो इसे हम सिकल सेल डिसीज के नाम से जानते हैं। तो लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए अबाउट दिस पर्टिकुलर डिसीज वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी थीम क्या है? होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। डन। चलिए अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन एंड पहली पर्सन न्यूज में है प्रोफेसर रिंटू बैनर्जी, अपॉइंटेड द फर्स्ट फीमेल डिप्टी डायरेक्टर एट IIT खड़गपुर। तो कोई भी पर्सनालिटी, वो भी स्पेशली फीमेल, फर्स्ट जो न्यूज में होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, राइट? तो फर्स्ट फीमेल डिप्टी डायरेक्टर IIT खड़गपुर की अपॉइंट हुई है प्रोफेसर रिंटू बैनर्जी। इसके पहले ये चेयरमैन रह चुकी हैं PK सिन्हा सेंटर फॉर बायो एनर्जी एंड रिन्यूएबल, ठीक है, और ये पहली पर्सन है जो इस पोस्ट पे अपॉइंट हुई है। चलिए अब बात करते हैं इलेक्शंस पे वापस से। रिसेंटली हमारे कंट्री में 18th लोकसभा इलेक्शन हुए थे, ठीक है, एंड 4 स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए थे, अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, सिक्किम में एंड उड़ीसा में। अब यहाँ पे 4 और हमारे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है जिसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इलेक्शन होना है। तो इलेक्शन के लिए जो कैंपेन्स होती हैं, रैलीज होती हैं, तो यहाँ पे किसी एक पर्सन को इंचार्ज बनाया जाता है ना। तो वैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ पर्सन्स को इंचार्ज बनाया है अपकमिंग इलेक्शंस के लिए। सबसे पहले है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो अपकमिंग इलेक्शन होंगे, असेंबली इलेक्शन, उसके लिए यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी को इंचार्ज बनाया गया है। वहीं यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्हें को इंचार्ज बनाया गया है। कहां पर? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हरियाणा। तो हरियाणा में यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को स्टेट इलेक्शन के लिए इंचार्ज बनाया गया है, और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड द MP बिप्लव कुमार देव को इंचार्ज अपॉइंट किया गया है बाय द बीजेपी गवर्नमेंट। ओके, आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हो, इमेज देख सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर में इंचार्ज बनाया गया है G किशन रेड्डी को। फिर झारखंड में इंचार्ज बनाया गया है शिवराज सिंह चौहान जी को, और को इंचार्ज बने हैं हेमंत विश्व शर्मा, ठीक। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि रिसेंटली किस स्टेट में असेंबली इलेक्शन के लिए बीजेपी ने किसे इंचार्ज दिया है। नेक्स्ट है अगला नाम, इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट है, फर्स्ट इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फिल्म। तो फिल्म एंड टेलीविजन सेक्टर में कॉन्ट्रीब्यूट करने के कारण विनोद घंटारा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, एंड विनोद बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद द नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो कोई भी फर्स्ट होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इन्हें ऑलरेडी दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है, और हम सभी को पता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है हमारे टेलीविजन एंड फिल्म इंडस्ट्री में, तो ये अवार्ड इन्हें मिल चुका है। ठीक है, रिसेंटली जो 7th एडिशन नेल्सन मंडेला चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल का हो रहा है, तो इसमें ये बेसिकली फिल्म मेकर है और चिल्ड्रंस के लिए पिक्चर्स बनाते हैं, मूवीज बनाते हैं, विनोद घंटारा, और इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला जो है उनके बारे में काफी दिनों से डिस्कशन हो रहा था, हम देख लेते हैं। तो नेल्सन मंडेला ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज इन 1993 दिया गया था। इसके अलावा इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न, तो भारत रत्न भी इन्हें दिया गया था 1990 में। ठीक है, तो ही इज द सेकेंड नॉन इंडियन आफ्टर पाकिस्तान खान अब्दुल गफ्फार खान टू रिसीव द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक, और 18 जून को नेल्सन मंडेला जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिसे हम नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं। अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि 18th एडिशन मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का स्टार्ट हो चुका है, और इस फिल्म फेस्टिवल में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और ये जो वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, किसे मिला है, तो आप देख सकते हैं सुबैया नल्लामुथु को मिला है। ठीक है, ये है सुबैया नल्लामुथु, जो कि एक वाइल्ड लाइफ मूवी मेकर है, फिल्म मेकर है, और इन्हें रिसेंटली वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है एट 80th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और इनके जो वाइल्ड लाइफ सीरीज है, जिसका नाम है लिविंग ऑन द एज, जिसके लिए इन्हें जाना जाता है और अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट के बारे में। तो ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है, बेसिकली एक फिल्म मेकर एंड प्रोड्यूसर रहे हैं पी शांताराम, उनकी मेमोरी में ये अवार्ड दिया जाता है। 1990 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, पहले पर्सन जिनको ये वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, उनका नाम है इजरा मीर इन 1990। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बात हो रही है साहित्य अकादमी अवार्ड्स के बारे में। तो साहित्य अकादमी ने रिसेंटली साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार एंड साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार के विनर्स को अनाउंस किया है। ओके, अगर हम पहले बात करते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के बारे में, तो टोटल 23 पर्सन या 23 राइटर्स के नाम अनाउंस किए गए हैं जिनको युवा पुरस्कार दिया जाएगा। ओके, कितने राइटर हैं, तो 23 राइटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाद में संस्कृत के लिए बाद में अवार्ड को अनाउंस किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, अगर इसके बारे में बात करते हैं, तो ये पुरस्कार आपको 2011 से दिया जा रहा है। 2011 से कोई भी यंग राइटर जिसकी एज 35 ईयर्स से कम है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 8 में 22 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं प्लस इंग्लिश है, उनमें राइटिंग वर्क करते हैं, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है, जिसमें 50,000 रुपीज कैश प्राइज मनी है। तो टोटल 23 राइटर्स हैं। हमको यहाँ पे सभी लैंग्वेजेस में याद नहीं करना, हमको केवल इंग्लिश और हिंदी में ही डिस्कस करना है। क्वेश्चन आपसे हिंदी और इंग्लिश में पूछा जाएगा अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टेट से बिलोंग करते हो। ठीक है, जैसे कि आसाम से बिलोंग करते हो तो असमी, उड़ीसा से बिलोंग करते हो तो उड़िया, तो आप अपने स्टेट की जो पर्टिकुलर लैंग्वेज की नोबल या राइटर है, आप उसे पढ़ सकते हो। अगर आप स्टेट एग्जाम दे रहे हो, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का नाम ही याद रखना काफी है, बाकी सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इंग्लिश राइटर है के वैशाली और हिंदी ऑथर है गौरव पांडे, जिनको यहाँ पर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, इतनी चीजें। अब इनको हम अभी डिटेल में देखेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। तो बाल साहित्य पुरस्कार के लिए 24 विनर्स का नाम सिलेक्ट किया गया है। 24 विनर्स को बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश, तो इंग्लिश कैटेगरी में के वैशाली है, और के वैशाली की जो बुक है उसका नाम है होमलेस, ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड द डायलेक्सिक्स इन इंडिया। और हिंदी कैटेगरी में राइटर है गौरव पांडे, और इनका जो पोइट्री कलेक्शन है जिसका नाम है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। ठीक, अब ये युवा पुरस्कार हो गए। अब बात करेंगे बाल साहित्य पुरस्कार। तो यहाँ पे इंग्लिश राइटर है जिनका नाम है नंदिनी सेन गुप्ता, और इनका एक हिस्टोरिकल फिक्शन है जिसका नाम है द ब्लू हॉर्सेस एंड अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरी फ्रॉम द इंडियन हिस्ट्री, जिसके लिए इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है।
ओके, अभी जो बाल साहित्य पुरस्कार है, अगर इसके बारे में बात करें तो ये भी आपको 22 डिफरेंट लैंग्वेजेस प्लस इंग्लिश एंड प्लस राजस्थानी लैंग्वेज में दिया जाता है। कोई भी चिल्ड्रन लिटरेचर में कंट्रीब्यूट करता है उन्हें अवार्ड दिया जाता है सिंस 2010 एंड 50,000 रुपीज कैश प्राइज मनी आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं BWF। BWF मतलब होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जो कि इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है बैडमिंटन कैटेगरी में, और ये एफिलेटेड है या रिकॉग्नाइज है बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है एंड फॉर्मेशन हुआ था 1934 में। चलो वापस आते हैं अपने न्यूज पे। ये तो हो गए आपके स्टैटिक पॉइंट्स। हम बात कर रहे हैं BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के बारे में। तो रिसेंटली BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन सिडनी में कंक्लूड हुए हैं, जिसमें ये टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल किसने जीता है, तो बैडमिंटन प्लेयर है जिनका नाम है ली जीजिया, जो कि मलेशिया के बैडमिंटन प्लेयर है। इन्होंने इस टाइटल को अपने नाम किया है। ओके, चलिए अगले पर्सन एक ऑबिचुरीज है। फॉर्मर ओडिशा गवर्नर मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे पास्ड अवे। सो ये उड़ीसा के गवर्नर रहे हैं कब से कब तक, 2007 टू 2013 एंड ही पास्ड अवे। इसके अलावा ये सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एज अ सीनियर एडवोकेट सर्व किया है। महाराष्ट्र से कांग्रेस के लीडर रहे हैं एंड फॉर्मर राज्यसभा मेंबर रहे हैं 3 टाइम्स। ही पास्ड अवे। तो आपको याद रखना है कि मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे किस स्टेट के गवर्नर थे, उड़ीसा के। एंड प्रेजेंटली अगर उड़ीसा स्टेट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में गवर्नर है रघुबर दास, और रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम बीजेपी के चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं उड़ीसा में, जिनका नाम है मोहन मांझी। और किस ट्राइब से ये संथाल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। संथाल ट्राइब से आप देखेंगे मांझी जी बिलोंग करते हैं। डन इतनी चीजें। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन। अब हम बात करेंगे सम इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज एंड साइंस एंड टेक पर। ओके, नेक्स्ट है डीप सी मिशन। ठीक है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने हमको इन्फॉर्म किया है कि इंडिया सेट टू बी द 6th कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि अपना डीप सी मिशन को लॉन्च कर रही है, जिसका नाम है मत्स्ययान 6000। ये 6000 नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि 6000 मीटर डीप ओशियन में हमारा ये मिशन लॉन्च किया जाएगा, जो कि आपका एक क्रू मिशन है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर कोई ना कोई पर्सन्स भी होंगे जो डीप सी में जाएंगे। तो इंडिया इज सेट टू बी द 6th कंट्री टू हैव इट्स ओन डीप सी मिशन। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने हमको ये इन्फॉर्मेशन दी है। एंड इसको डेवलप कौन कर रहा है, तो इट इज डेवलप्ड बाय NIOT मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी इसको डेवलप कर रही है। मत्स्ययान 600 जो कि एक क्रू मिशन होगा, जो कि 6000 मीटर डीप सी में जाएगा और यहाँ पे सी एक्सप्लोरेशन और सी रिसर्च वर्क करेगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 3000 से 5000 मीटर की डेप्थ पे आपको कई सारे इंपॉर्टेंट मेटल एंड मिनरल्स देखने को मिलते हैं ओशियन में, और उनको एक्सप्लोर करने के लिए हम डीप सी मिशन को लॉन्च कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, इंडिया 6 नंबर की कंट्री बन जाएगा आफ्टर लॉन्चिंग। ऑलरेडी 5 कंट्रीज हैं जिनके अपने खुद के क्रू डीप सी मिशन है। कौन कौन से हैं वो नेशन, तो USA, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड जापान। ये ऑलरेडी वो कंट्री है जिनके पास अपने डीप ओशियन क्रूड मिशन है एंड इंडिया 6 नंबर का होगा। अब फर्स्ट स्टेज में जो हम ट्रायल करेंगे वो सितंबर 2024 में करेंगे, जिसमें 50 to 60 मीटर डीप हम अपने मिशन को लॉन्च करेंगे एंड सेकेंड ट्रायल हम 2026 में करेंगे। ओके, NIOT वर्किंग कर रहा है विद द इसरो। कोलैबोरेशन किसके साथ किया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया है। अब सिंपल सी बात है, अगर आप क्रू मेंबर को एक वेसल में भेज रहे हो 6000 मीटर डीप इन द ओशियन, तो यहाँ पे तो कितना ज्यादा प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए आपको कौन सा मटेरियल होना चाहिए और किस तरीके से आपको मॉड्यूल रेडी करना है, इसके लिए कोलैबोरेशन किसके साथ किया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया है। इन्होंने डेवलप किया है एक टाइटेनियम का हुल, जिसमें इस वेसल में आपके क्रू मेंबर 6000 मीटर डीप ओशियन में जाएंगे और ये जो आपका मॉड्यूल है वो बियर कर सकता है एक्सट्रीम प्रेशर। आप चाहो तो इस मॉड्यूल को देख सकते हो, कुछ इस तरीके से ये मॉड्यूल देखने में लगता है। ठीक है, तो डीप ओशियन मिशन एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का, ठीक है, जिसका मकसद डीप सी को एक्सप्लोर करना है। इसके ऑब्जेक्टिव समुद्रयान, मत्स्ययान 6000 है। इसके अलावा बरहा इंडिया का डीप ओशियन माइनिंग सिस्टम है, जो भी अभी आगे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो होने वाले एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में हो सकता है मेंशन हो। 2021 to 2030 has been designated by the United Nations as the decade of ocean science।
तो यहाँ पे डिकेड ऑफ ओशियन साइंस किसे डिक्लेयर किया है? 2021 टू 2030 को किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशन। ओके, चलिए अब बात करते हैं ई फ्लो। ई फ्लो का मतलब है एनवायरमेंटल फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम। रिसेंटली इसे लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो जल्दी से कमेंट करो कि जल शक्ति मिनिस्ट्री किसके पास है। याद कीजिए, मैंने बताया था सीआर पानी में नहीं जाता, सीआर पानी में जाने से डर गया, बस वही है सीआर। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मैं अभी भी आप लोगों को सजेशन दे रही हूं, अभी भी समय है। अगर आपने मोदी कैबिनेट वाला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख लो जिसमें मैंने ट्रिक से इन सारे पोर्टफोलियो को याद कराया है। आने वाले एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहेगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पोर्टफोलियो से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ये बिल्कुल श्योर है। तो यूनियन मिनिस्ट्री है जल शक्ति मंत्रालय ने रिसेंटली ई फ्लो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है दैट अलाउ रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द रिवर क्वालिटी। तो हमारा जो गंगा रिवर बेसिन है, गंगा रिवर, यमुना रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, तो ऐसी 11 प्रोजेक्ट्स हैं जो गंगा रिवर पे ऑपरेट हो रहे हैं, उनको मॉनिटर करने और जो रियल टाइम वाटर की क्वालिटी है, रिवर वाटर की क्वालिटी है, उसको मॉनिटर करने के लिए ई फ्लो को लॉन्च किया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, इसके अलावा ये नमामि गंगे जो प्रोग्राम है उसकी एक्टिविटी को भी हैंडल करेगा, उसे भी मॉनिटर करेगा। मतलब आपकी जो फैक्ट्रीज हैं और जो सीवेज रिलीज हो रहा है रिवर्स में, क्या वो प्रॉपरली ट्रीटेड है, क्या यहाँ पे जो आप सीवेज या प्लांट से जो भी वेस्ट आ रहा है, जो नदियों में मिल रहा है, क्या आपने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया है, क्या हमारे फिशरी के लिए या हमारे मरीन इकोसिस्टम के लिए डेंजरस तो नहीं है। तो इन सबको भी मॉनिटर किया जाएगा। अब यहाँ पे जो ई फ्लो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम या एनवायरमेंटल फ्लो सिस्टम है, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द NMCG, ठीक है, नेशनल मिशन क्लीन गंगा के अंदर इसको डेवलप किया गया है टू अलाउ रियल टाइम एनालिसिस ऑफ द वाटर क्वालिटी ऑफ द गंगा रिवर, यमुना रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। अब यहाँ पे कुछ बातें हो चुकी हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, ये एक आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ने 2014 में लॉन्च किया था विद बजट 20,000 करोड़ रुपीज। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोग्राम है ये इंप्लीमेंट किया जाता है बाय द नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा। और इसके अलावा स्टेट में एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप, इस पूरे नमामि गंगे प्रोग्राम को रन करने का काम करता है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने एक विंग भी इंप्लीमेंट किया था जिसका नाम है नेशनल गंगा काउंसिल। नेशनल गंगा काउंसिल का फॉर्मेशन 2016 में हुआ था। नेक्स्ट है आसाम। आसाम सेक्रेटरीट बिकम इंडिया फर्स्ट इको फ्रेंडली स्टेट गवर्नमेंट हेडक्वार्टर। यहाँ पे आसाम में जो इनका सचिवालय है वो इंडिया का पहला इको फ्रेंडली सचिवालय या हेडक्वार्टर बन चुका है, जिसका नाम रखा है जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट। तो आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा हैज इनॉग्रेटेड the Janta Bhavan solar project in the Guwahati and the Assam Secretariat has become the country first green secretariat, क्योंकि यहाँ पर 2.5 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया है इन द कैंपस। ये जो 2.5 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट है, इसकी टोटल कॉस्टिंग 12.5 करोड़ रुपीज है और मंथली ये 30 लाख रुपीज इलेक्ट्रिसिटी बिल को सेव करने में कैपेबल है। चीफ मिनिस्टर आसाम के हेमंत विश्व शर्मा है एंड गुलाब चंद्र कटारिया गवर्नर मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम अपने इंडियन रेलवे के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे किसको मिली है? तो अश्विनी वैष्णव को दी गई है, राइट। तो यहाँ पर इंडियन रेलवे एंटर इट्स नेम इनटू द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इंडियन रेलवे का नाम मेंशन किया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सेम डे पर मल्टीपल प्लेसेस पे पब्लिक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था और 40 लाख से ज्यादा, 2000 से ज्यादा वेन्यूज पे पब्लिक इवेंट्स हुए थे और 40 लाख से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किया था। तो इसलिए इंडियन रेलवे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके इवेंट को मल्टीपल वेन्यूज में ऑर्गेनाइज किया और पब्लिक गैदरिंग हुई, इसलिए इसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में एंटर किया गया है। सो इंडियन रेलवे हैज एंटर्ड इट्स नेम इनटू द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट पीपल एट पब्लिक सर्विस इवेंट एट द मल्टीपल वेन्यू। तो 27 Feb 2024 को यहाँ पे 40,19,000 पीपल ने लगभग 2000 वेन्यू में इवेंट को अटेंड किया था। द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज फॉर इनोग्रेशन ऑफ रोड अंडर रेलवे ब्रिज एंड फॉर लेइंग द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द रेलवे स्टेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है एक एनुअल पब्लिकेशन है दैट डॉक्यूमेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड हेल्ड बाय द इंडियंस। एंड जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है इसको ओन करता है कोको कोला ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विच मैन्युफैक्चर द इंडियन बेवरेजेस लिम्का। चलिए अब एनसीईआरटी ने एक और धमाका कर दिया है, देख लेते हैं क्या कर दिया है।
काफी लोग गुस्साए हुए भी हैं, ठीक है, जिनके नाम यहाँ से हटाए गए हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने जो क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक है उसमें एक चैप्टर था अयोध्या का। तो अयोध्या जो चैप्टर था उसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस 4 थे, उनको कट डाउन करके 2 पेजेस कर दिए हैं और बहुत सारी चीजों को रिमूव करके नई चीजों को एड ऑन कर दिया है। अयोध्या जो मामला है पर्टिकुलर उसके बारे में बात हो रही है। तो इन रिवाइज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अ रीराइट ऑफ अयोध्या डिस्प्यूट, तो अयोध्या डिस्प्यूट को वापस से लिखा है, कुछ एडिशन हुआ है और सम यहाँ पर पॉइंट्स को या पेजेस को डिलीट किया गया है, ठीक है। इसके अलावा बाबरी मस्जिद को यहाँ पे अयोध्या मामले में बाबरी मस्जिद टर्म यूज नहीं किया गया इन द एनसीईआरटी। बाबरी मस्जिद की जगह जो टर्म यूज किया है उसका नाम है 3 डोम्ड स्ट्रक्चर। 3 डोम्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर वर्ड मेंशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या क्या इंक्लूड किया है। तो सबसे पहली चीज इसमें इंक्लूड किया है रथ यात्रा। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो अयोध्या से लेकर गुजरात से लेकर अयोध्या तक आपकी जो रथ यात्रा चलाई थी उसके बारे में मेंशन है। यहाँ पे कार सेवक का क्या कंट्रीब्यूशन था, रोल है, उसके बारे में मेंशन है। इसके अलावा किस तरीके से वायलेंस हुआ था, हिंसा हुई थी और हिंसा होने के बाद बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया था, गिरा दिया गया था, उस समय के बारे में बात की गई है। 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद किस तरीके से कम्युनल वायलेंस हुआ था वो मेंशन किया गया है। फिर प्रेसिडेंट रूल लगा था वो उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो ये सारी बातें यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई हैं और बाबरी मस्जिद की स्थान पर 3 डोम्ड स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया गया है। तो जो ओल्ड टेक्स्ट बुक थी उसमें इंक्लूड था कि बाबरी मस्जिद एज अ 16th सेंचुरी मॉस्क बिल्ड बाय द मुगल एम्परर बाबर्स जनरल मीर बाकी। तो बाबर का जो जनरल था मीर बाकी उसने 16th सेंचुरी में बाबरी मस्जिद का कंस्ट्रक्शन कराया था। जो नया चैप्टर है उसमें लिखा है कि एक 3 डोम्ड स्ट्रक्चर है जो कि राम बर्थ प्लेस साइट पर मेंशन है। इन 1528 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था और यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में जो इंटीरियर है और एक्सटीरियर है वॉल पर उसको हिंदू आर्किटेक्ट देखने को मिलते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन कर दी गई। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था अयोध्या डिस्प्यूट पे, तो सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को भी यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया है। क्लियर है? आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन यहाँ पर दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 9 नवंबर 2009 में अयोध्या डिस्प्यूट में, इसको भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। This is the 4th round of revision of NCERT textbook since 2014. Okay? अगर हम NCERT के बारे में बात करें, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसके डायरेक्टर दिनेश सकलानी है। नेक्स्ट है CSIR एस्पायर स्कीम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये जो एस्पायर स्कीम है ये वीमेन रिसर्चर्स के लिए है, ओनली फॉर द वीमेन रिसर्चर्स। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। एंड यहाँ पर CSIR का एक इनिशिएटिव है एस्पायर स्कीम। ठीक है, तो एस्पायर स्कीम इज द इनिशिएटिव ऑफ द CSIR, मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, टू प्रोवाइड रिसर्च ग्रांट टू द वीमेन साइंटिस्ट एंड द टेक्नोलॉजिस्ट। ठीक है, तो अभी रिसेंटली 300 वीमेन साइंटिस्ट को रिसर्च पर्पस के लिए 3 इयर्स के लिए ग्रांट प्रोवाइड किया गया है अंडर द CSIR एस्पायर स्कीम। इस स्कीम में यहाँ पे फंडिंग भी इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए, अगर आपको किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना तो इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए भी आपको फंडिंग प्रोवाइड की जाती है ओनली वीमेन रिसर्चर्स को। यहाँ पर इस स्कीम को 2023 में लॉन्च किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे। तो कब हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वीमेंस डे, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, इंटरनेशनल वीमेंस डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? एलिजिबल कौन है? ओनली वीमेन साइंटिस्ट हैविंग द PhD डिग्री इन द फील्ड ऑफ लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग साइंस। इसके लिए टोटल जो बजट या फंडिंग या ग्रांट दिया जाता है वीमेंस को वो 25 लाख रुपीज से लेकर 30 लाख रुपीज के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट IFC मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इन्वेस्ट $105 मिलियन इन द ब्रूकफील्ड्स बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो ब्रूकफील्ड एक कंपनी है और इनका एक प्रोजेक्ट है बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट, जिसकी टोटल कैपेसिटी 550 मेगावाट की है। ठीक है, बीकानेर राजस्थान में इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है इन 2 फेजेस, 2 अलग अलग फेजेस में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पहले फेज का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है इन द मार्च 2024 और इसको कमीशन कर चुके हैं आपका कितना 268 मेगावाट कैपेसिटी। एंड रिमेनिंग जो सेकेंड फेज का प्रोजेक्ट है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसके लिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने $105 मिलियन इन्वेस्ट करने की बात की है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ गई है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और इसका फॉर्मेशन 1956 में किया गया था बाय द वर्ल्ड बैंक।
तो किसने किया इसका फॉर्मेशन? तो वर्ल्ड बैंक ने इसका फॉर्मेशन किया है। वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? तो वर्ल्ड बैंक के अंदर जो भी मेंबर नेशन है, उन मेंबर नेशन की जो प्राइवेट कंपनीज है, उन प्राइवेट कंपनीज को फंडिंग करने का काम या उनमें इन्वेस्टमेंट करने का काम आईएफसी करता है। चलिए नेक्स्ट है यूक्रेन पीस समिट। रिसेंटली स्विट्जरलैंड में यूक्रेन पीस समिट हुई थी। 90 से ज्यादा कंट्री के जो डेलीगेट्स है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे और इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। बट इंडिया ने ये जो यूक्रेन पीस समिट है इसको रिफ्यूज कर दिया, इस पे साइन नहीं किए। ओके, तो आइए हम पूरी कहानी समझ लेते हैं। इंडिया रिफ्यूज टू साइन द डिक्लेरेशन ऑन यूक्रेन एट द स्विस कॉन्फ्रेंस। तो स्विट्जरलैंड में ये पीस अकॉर्ड हुआ था, पीस समिट हो रही थी। ठीक है, इसमें कई सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और बहुत सारी कंट्रीज ने यहाँ पर यूक्रेन के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट किया और कहा कि हमें एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए, किस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है उस कॉन्फ्लिक्ट को हम खत्म कर सकते हैं। अब रशिया की बात करते हैं तो रशिया को भी इनवाइट किया गया था, रशिया ने मना कर दिया, हम नहीं आते। रशिया रिफ्यूज टू अटेंड द समिट। और रशिया ने पता है क्या कहा? रशिया सेड दैट अटेंडिंग द मीटिंग वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग। ओके, अब इंडिया ने मीटिंग को अटेंड किया था। इंडिया के अलावा कुछ और कंट्रीज हैं जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मतलब सिग्नेचर नहीं किए, जैसे कि इंडिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मैक्सिको एंड यूएई। इंडिया ने रीजन क्या दिया? इंडिया का रीजन ये है कि इंडिया के काफी अच्छे डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है रशिया के साथ, और रशिया जो है वो मेन वेपन सप्लायर है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, इसलिए इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया और साइन नहीं किए। अब यहाँ पे जो आपकी पीस समिट हुई है उसके पहले रशिया ने कुछ बातें कही थी कि अगर यूक्रेन हमारी 2-3 बातों को मान लेता है तो हम इस पीस समिट में पार्टिसिपेट कर लेंगे। पहली चीज तो कहानी कहां से शुरू हुई थी? इस बैटल की कहानी की असली वजह है नेटो, क्योंकि यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता है। तो रशिया ने कहा कि यूक्रेन गिव अप कर दे कि वो नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। इसके अलावा हमने यूक्रेन की जो टेरिटरी एनेक्स कर ली है उससे अपनी ट्रूप्स को, अपनी फोर्सेस को पीछे ले ले यूक्रेन। ये 2 बातें या डिमांड रशिया ने रखी थी और यूक्रेन ने इनकी डिमांड नहीं मानी, तो इसने मना कर दिया कि हमको नहीं आना इस पीस अकॉर्ड में शामिल होने के लिए। सिंपल। नेक्स्ट है मर्सर रिपोर्ट या मर्सर सर्वे। तो रिसेंटली मर्सर 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे को रिलीज किया गया है एंड अगेन मुंबई रिटेन द टॉप स्पॉट एज इंडिया मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर एक्सपेट्स। एक्सपेट्स का मतलब क्या होता है? आपके जो प्रवासी होते हैं, जैसे कि मैं, ठीक है, मैं हूं एमपी की रहती, मैं आपको सभी को पता है कि मुंबई में रहती थी, तो यहां पर उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो मुंबई की जो ग्लोबल रैंकिंग है वो 136 पोजीशन पे है और एशिया में 21st नंबर पे आपको देखने को मिलेगा मुंबई। और मुंबई जो है वो एक्सपेंसिव सिटी है, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है इंडिया में। ठीक है, पर्सनल केयर, एनर्जी के मामले में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और स्पेशली हाउसिंग रेंटल के मामले में यहाँ पे टॉप पर कौन है? मुंबई है। कोई भी इंडियन सिटी है नहीं है जो कि टॉप 100 में शामिल की गई हो। अगर हम फर्स्ट नंबर पे तो मुंबई है जिसकी एशिया रैंकिंग 21st है। ठीक है, ओवरऑल ग्लोबल रैंकिंग 136 है। सेकंड नंबर पे आपको दिल्ली मिल जाएगा, दिल्ली की जो रैंकिंग है वो 164 है। दिल्ली के बाद चेन्नई है, चेन्नई के बाद आपको बेंगलुरु देखने को मिल जाएगा और उसके बाद हैदराबाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं टॉप 5 सिटीज पूरे वर्ल्ड में जो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज हैं। सबसे ऊपर है सिंगापुर, सिंगापुर के बाद आपको ज़ुरिच स्विट्जरलैंड में, फिर जेनेवा, फिर वेसल, ये सब स्विट्जरलैंड में ही है, बर्न स्विट्जरलैंड में है, न्यूयॉर्क, फिर आपका लंदन, ये सारी कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट, चाइनाज नेक्स्ट मून मिशन टू इंक्लूड इजिप्ट एंड बहरीन, मेंबर ऑफ यूएस आर्टेमिस अकॉर्ड। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को चाइना के एक लूनर मिशन के बारे में बात की थी जिसका नाम था चैंग-ई 6 मिशन। याद आया कुछ? चैंग-ई 6 मिशन के ऊपर हमने डिस्कशन किया था जो कि चाइना का मिशन था। अब चाइना अपना नेक्स्ट मिशन जिसका नाम है चैंग-ई 7 मिशन लॉन्च करेगा 2026 में। ओके, टू सर्च फॉर वाटर आइस, साउथ पोल पे वाटर को सर्च करना है, इसका ये पर्पस है। और इसके लिए इजिप्ट एंड बहरीन ने, इजिप्ट और बहरीन जो ऑलरेडी यूएस आर्टेमिस अकॉर्ड का पार्ट है, उन्होंने चाइना के साथ पार्टनरशिप की है टू डेवलप एंड डिलीवर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट फॉर द चैंग-ई 7 मिशन। तो इजिप्ट और बहरीन चाइना को कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जैसे कि हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा प्रोवाइड करेगा जिससे हम लूनर सरफेस को इजीली एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात हुई है आर्टेमिस अकॉर्ड जिसका पार्ट चाइना नहीं है।
आर्टेमिस अकॉर्ड का सिग्नेटरी इंडिया है, 27 नंबर का सिग्नेटरी इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। एंड रिसेंटली मैंने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था कि 43rd नंबर का सिग्नेटरी अर्मेनिया बन चुका है आर्टेमिस अकॉर्ड का। आर्टेमिस अकॉर्ड नासा का एक इनिशिएटिव है जिसको 2020 में लॉन्च किया गया था, राइट। अब यहाँ पे चाइना की बात हो रही है तो चाइना का एक और मिशन हम देख लेते हैं जिसका नाम है CHASE चेस, ओके, जिसका फुल फॉर्म है चाइनीज एज अल्फा सोलर एक्सप्लोरर मिशन। इस मिशन को 14 अक्टूबर 2021 में चाइना ने लॉन्च किया था और ये चाइना का फर्स्ट, मतलब जो आपका चाइना का नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है CNSA, इनका ये फर्स्ट सोलर मिशन था जिसको 2021 में लॉन्च किया गया था। अभी न्यूज में क्यों है? बिकॉज चाइनीज सैटेलाइट डिस्कवर न्यू सोलर एटमॉस्फेरिक रोटेशन पैटर्न। तो चाइना के साइंटिस्ट ने हमें बताया है कि जो आपकी सोलर स्टडी इन्होंने की है और इन्होंने कहा है कि हमारा जो मिशन था जिसका नाम है चेस या चाइनीज एज अल्फा सोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, इसने हमें नया पैटर्न, जो सोलर रेडिएशन होता है उसका नया पैटर्न हमें बताया और इन्होंने 3D प्रिंटेड यहाँ पे जो पैटर्न है वो डिस्कस किया और जर्नल में पब्लिश किया है। ये जो चेस मिशन है, इट्स मेन गोल इन फोकसिंग ऑन मैग्नेटिक एक्टिविटी इन हाउ टू एटमॉस्फेयर बिहेव, ये इसका मेन पर्पस था जिसके लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे सोलर एटमॉस्फेरिक रोटेशन के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे जो टीम है उन्होंने सक्सेसफुली जनरेट किया है एक 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोलर एटमॉस्फेयर रोटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम और यहाँ पे इसे पब्लिश किया है नेचुरल एस्ट्रोनॉमी जर्नल में, इसलिए आपको ये पूरा मामला न्यूज में देखने को मिल रहा है। अब कुछ एडिशनल बातें अगर हम सन के बारे में करें तो सन जो है वो अपनी एक्सिस में 27 डेज में एक एक्सिस पे रोटेट होता है। द सन रोटेट ऑन इट्स एक्सिस वंस इन अबाउट 27 डेज। जैसे कि हमारी अर्थ टिल्टेड है 23.5 डिग्री, सिमिलर अगर हम सन के रोटेशन की बात करें तो सन का जो रोटेशन या सन जो टिल्टेड है वो 7.25 डिग्री आपको टिल्टेड देखने को मिलेगा ऑन द एक्सिस, ओके, ये बात यहाँ पर कही गई है। नेक्स्ट है RBI कैंसिल पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक गाजीपुर उत्तर प्रदेश के बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। बताया गया कि इनके पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं थी, प्रॉपर मनी नहीं थी और इनका कोई भी विजन नहीं था, अर्निंग प्रोस्पेक्ट नहीं था कि कैसे इनको बिजनेस को ग्रो करना है और कैसे ये काम करेंगे, ठीक है। लाइसेंस कैंसिल होने के बाद ये जो पूर्वांचल बैंक है ये आपकी कोई भी बैंकिंग एक्टिविटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा, ना ही आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा। तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग अकाउंट थे उनका क्या, तो यहाँ पर बोला गया है कि डिपॉजिटर विल बी एलिजिबल टू रिसीव अप टू 5 लाख रुपीज फ्रॉम द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो अप टू 5 लाख रुपीज तक का इंश्योरेंस के अंदर यहाँ पे डिपॉजिटर को फंड मिल जाएगा, ओके। चलिए लास्ट में बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे WHO ने वो कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसको रिकॉग्नाइज किया है या डेजिग्नेट किया है फॉर द फंडामेंटल एंड लिटरेरी रिसर्च इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन। सो आंसर है NIIMH और ये 3rd नंबर का इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद तेलंगाना। रिसेंटली हमने एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को डिस्कस किया था। इसमें इंडिया की जो पोजीशन है वो 176 है अमंग द 180 कंट्रीज। क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज टॉप इन द इंडेक्स। तो कौन सी कंट्री टॉप पर है? आंसर हो जाएगा एस्टोनिया। एस्टोनिया एक बाल्टिक कंट्री आपको मिल जाएगी। In June 2024, which state chief minister has inaugurated the जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट? याद आया, वही पहला आपका ग्रीन सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर इन आसाम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Matsya 6000 recently seen in the news is developed by the which institute? The National Institute of Ocean Technology चेन्नई ने इसको डेवलप किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे कंडक्ट किया था मर्सर ने, उसके रिगार्डिंग आपके 5 स्टेटमेंट है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कहता है कि मुंबई मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है। ओके, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हांगकांग रिमेन द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, नहीं सिंगापुर है। दिल्ली 164 पोजीशन पे है, बिल्कुल सही बात है। अगर एशिया में बात करें तो बेंगलुरु 21 पे है, तो बेंगलुरु 21 पे नहीं है। मुंबई आपको एशिया में 21 पे देखने को मिल जाएगा, इसको भी गलत कर दो। एंड हांगकांग टॉप पर है, तो ये बात भी गलत है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, रिमेनिंग आर इनकरेक्ट। इन जून 2024 who etched her name into the history book by becoming the second highest run scorer for the nation। तो सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा वीमेन कैटेगरी में रन, इंटरनेशनल रन किसने स्कोर किए? तो स्मृति मंधाना ने 7000 प्लस रन। एंड फर्स्ट नंबर पे आपको मिताली राज देखने को मिलेंगी जिनके पास टोटल 10,000 रन का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है
Who has won the silver medal in the Grand Prix 2024 competition held in the Czech Republic? तो चेक रिपब्लिक में एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी ग्रैंड प्रिक्स 2024। तो सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो लोवलिना बोरगोहेन ने जीता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ली जिया। इन्होंने रिसेंटली मेन सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है। पूछा जा रहा है किस कंट्री के बैडमिंटन प्लेयर है? आंसर हो जाएगा मलेशिया से। इजी है, अभी पढ़ा था। नेक्स्ट है ग्रेटचेन वॉल्स। रिसेंटली न्यूज में थी और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पूछा जा रहा है किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो आंसर हो जाएगा स्विमिंग से है। इन्होंने 100 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में क्या बनाया? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने इस इवेंट को 55 सेकेंड में कंप्लीट किया था। नेक्स्ट है द एडवेंचर ऑफ ईट अ मामा, एड फाइंड्स अ होम। इस बुक की राइटर कौन है? तो आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट ने इस बुक को रिसेंटली लॉन्च किया है। आलिया भट्ट। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। ओके है, डन। एनसीआरबी का हेडक्वार्टर पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो भी आंसर होगा कमेंट में बताइएगा। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। सो टेक केयर।